उत्तर मौर्यकालीन आर्थिक जीवन में उद्योग और व्यवसाय हेडिंग्स उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें लिखिएगा, कुछ एक पॉइंट लिखिएगा। देखिए, पश्चिमी दक्कन, दक्कन मतलब दक्षिण, दक्षिण को दक्कन कहा जाता है, कौमा सांची, कौमा भरूच, भरूच, मथुरा व बोध गया के दान अभिलेखों में, दान अभिलेखों, बोध गया के दान अभिलेखों में सबसे अधिक बार दान अभिलेखों में सबसे अधिक बार दान दाताओं का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। इस काल में अनेक शिल्पी गतिविधियों से लोग परिचित थे। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के शिल्पी देखने को मिलते हैं काम के हिसाब से, जैसे बढ़ई जैसे होता है ना, तो इस तरीके से। और तो उनको किसी अलग अलग शब्दावलियों से इंगित किया गया। कुल मिलाकर के वो चीजें वही हैं। शिल्पी, ये जो कारीगर हैं वो वही होते थे, बस उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, अलग अलग युग के हिसाब से, ऐसा था। नए लाइन से लिखिएगा। स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को, आंख व हाथ को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। नया पॉइंट के गोवर्धन ब्रैकेट में नासिक, नासिक में है, हाँ ब्रैकेट में नासिक नगर शिल्पियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, महत्वपूर्ण केंद्र था। अलग अलग प्रकार के शिल्पियों के लिए अलग अलग गांव थे, शिल्पियों के लिए अलग अलग गांव थे। मौर्यकाल में शिल्पी वर्ग के लोग राजकीय नियंत्रण में रहते थे, राजकीय नियंत्रण में रहते थे। वहीं राजकीय नियंत्रण में रहते थे, वहीं मौर्योत्तर काल में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे, स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। नई लाइन से लिखिए, कश्मीर, कौशल, कलिंग तथा विदर्भ हीरों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। हीरों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। नई लाइन से तो ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नई लाइन से लिखिए, मगध वृक्षों से बने रेशों के लिए प्रसिद्ध था, रेशों के लिए प्रसिद्ध था।
रेशों के लिए प्रसिद्ध था। सांची स्तूप लेख में, सांची स्तूप लेख में हाथी दांत से कारीगरी बनाने वाले शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। नया पॉइंट लिखिए, उज्जैन। उज्जैन मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। एक हेडिंग है श्रेणी संगठन। श्रेणी संगठन, ये पूरा चैप्टर ही एक श्रेणी संगठन का पूरा, लेकिन वो इसी में पूरा होगा। ठीक है, श्रेणी संगठन। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, देखिए शिल्पी श्रेणियों की मौजूदगी के बारे में सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य मौर्योत्तर काल में ही प्राप्त होता है। सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य मौर्योत्तर काल में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्रेणी जो है, श्रेणी के बारे में जो बताया गया, वो पहला अभिलेखी प्रमाण जो है वो यही है, मौर्योत्तर काल में मिलता है। देखिए महावस्तु में ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, महावस्तु में परंपरागत 18 शिल्पी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। नई लाइन से लिखिएगा, देखिए एक ही व्यवसाय से जुड़े कारीगर, जब अपने व्यवसाय से संबंधित संगठन की स्थापना करते हैं तो उसे श्रेणी संघ कहा जाता है। श्रेणी संघ कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछता है कि श्रेणी संघ क्या होता है। ठीक है, एक ही व्यवसाय से जुड़े लोगों को, और जो वो अपने काम से संबंधित ही किसी संगठन का निर्माण करें तो वो श्रेणी संघ होता है। तो ये महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए श्रेणी का कार्यालय निगम सभा कहलाता है। निगम सभा कहलाता है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण। देखिए धर्मशास्त्र में श्रेणी संचालन की नियमावली को श्रेणी धर्म कहा जाता है। नियमावली को श्रेणी धर्म कहा जाता है। ठीक है, जो नियम है श्रेणियों से संबंधित, ठीक है, उसका जो पूरा नियमावली वो श्रेणी धर्म है, क्योंकि उसी के हिसाब से, उसमें जो नियम दिए हैं उसी के हिसाब से पालन किया जाता था। ठीक है, और अलग अलग व्यवसाय की अलग अलग श्रेणियां होती थी, ऐसा पहले भी बता चुके हैं ये चीजें। जैसे बढ़ई का काम है, बढ़इयों का पूरा अपना गुट होता था, उनका श्रेणी था अलग, उनका संगठन था जिसको श्रेणी संघ कहते हैं। तो बढ़ई जो है उनका अलग श्रेणी संघ है, जुलाहों का अलग है, मछुआरों का अलग है, इस तरीके से अलग अलग। और अपना उनका एक न्यायालय होता था, मतलब एक ऑफिस होता था, जैसा कि निगम सभा जैसा शब्द वहां पर आया है, उनका कार्यालय जो था उसको बोलते थे। और उनके नियम भी होते थे। जो नियम होते थे वो श्रेणी धर्म था, उसका पालन करना हर एक शिल्पी, हर एक श्रेणी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था।
ये चीजें मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती। तो वहां पर व्यापार और वाणिज्य बड़ा बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, हर समय की भांति नहीं। लेकिन एक चीज ये भी है कि लोग स्वतंत्र व्यवसाय करते थे, राज्य के नियंत्रण में नहीं, स्वतंत्र रूप से। मौर्य काल में राज्य के नियंत्रण में चीजें चल रही थी, लेकिन मौर्योत्तर काल में वहां पर स्वतंत्र व्यवसाय और व्यापार हमें देखने को मिल जाता है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। आगे लिखिए, नया पॉइंट है। देखिए, मौर्योत्तर काल में व्यवसाय में सामान्यतः कर शापन मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। यही इसी लाइन में आगे लिखिएगा, यही मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। नई लाइन से लिखिए, सातवाहन शासकों ने चांदी की कमी के कारण शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के चलाए जिनका वजन 500 ग्रेन के आसपास होता था। 500 ग्रेन के आसपास होता था। नई लाइन से लिखिएगा, सातवाहन लेखों में श्रेणियों के लिए कुलिक निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। कुलिक निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। लिखिए, नई लाइन से लिखिए, हुबिस्क के शासनकाल में एक किस राजवंश का शासक था? हुबिस्क किस राजवंश का शासक था? कुषाण था। हुबिस्क, राइट, कुषाण। देखिए, हुबिस्क के शासनकाल में मथुरा लेख में आटा तैयार करने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लिखिए, श्रेणियां बैंकों का भी काम करती थी। जैसे आपको अपना पैसा, आपके पास ज्यादा हो गया तो आप जाकर श्रेणी को दे सकते हैं, जैसे बैंकों में जमा कर देते हैं, और वो उस पर कुछ ना कुछ आपको लाभ देते हैं। आपने जो भी मुद्राएं जमा की वहां, और जब आप उनसे प्राप्त करेंगे वापस में, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, अधिक मुद्राएं मिलेगी। तो आजकल की आधुनिक बैंकों की तरह ही श्रेणियां काम करती थी। उधार पैसा भी देती थी, जैसे हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, तो श्रेणियां क्या काम करती थी? वो उधार और ऋण पर पैसा भी देती थी। तो ये एकदम बड़ा है व्यवस्थित वहां पर मैटर था। ये सब काम श्रेणियों का ही था जो वो करती थी। क्या लिखा? बैंकों का काम करती थी। आगे लिखिएगा, इसी लाइन में लिखिएगा, ये संपन्न व्यक्ति श्रेणियों में अपना धन निवेश किया करते थे। इससे मिलने वाले ब्याज की राशि को
ब्राह्मणों, बौद्ध संघों आदि आदि के लिए उपयोग में लाया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, अब नई लाइन से लिखिए। कुषाण शासक हुविस्क के शासन काल में मथुरा अभिलेख में मथुरा अभिलेख में दो मथुरा अभिलेख में दो स्थायी निवेशों की सूचना मिलती है। दो स्थायी निवेशों की सूचना मिलती है। श्रेणियों में किए गए स्थायी निवेश को श्रेणियों में किए गए स्थायी निवेश को अक्षय निधि कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, निवेश को अक्षय निधि कहा जाता है। और ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, इसी लाइन में लिखिएगा। इस प्रकार अक्षय निधि शब्द का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, निधि शब्द का अक्षय निधि शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मथुरा अभिलेख है। मथुरा अभिलेख है। मथुरा अभिलेख है, सर्वप्रथम मथुरा अभिलेख है, साक्ष्य सर्वप्रथम मथुरा अभिलेख है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखिए। देखिए, श्रेणियां सामूहिक लोक कल्याण का कार्य भी करती थी। श्रेणियां सामूहिक लोक कल्याण का कार्य भी करती थी, जिन्हें धर्मशास्त्रों में पूत धर्म कहा गया है। पूत धर्म, धर्मशास्त्रों में पूत धर्म कहा गया, जिन्हें धर्मशास्त्रों में पूत धर्म कहा गया है। नई लाइन से, नई लाइन का एक हेडिंग डाल दें। हेडिंग डालिए, मौर्योत्तरकालीन व्यापार। मौर्योत्तरकालीन व्यापार। देखिए, मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में को कर लो। मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल भी कहा जाता है। लिखिए, इस समय आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों ही, इस समय आंतरिक तथा बाह्य व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। उन्नत अवस्था में थे। दोनों ही, मतलब जो व्यापार था वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था। इसीलिए वहां की इकोनॉमी कंडीशन बहुत डेवलप रही है मौर्योत्तर काल में। इसी में एक हेडिंग डालिएगा, नई इंडो रोमन व्यापार। इंडो रोमन व्यापार। मौर्योत्तर काल में जो व्यापार है ना, उसमें इंडो रोमन व्यापार बहुत ही फेमस रहा है। इंडो अर्थात हिंद, और रोम के साथ में बहुत फेमस व्यापार रहा है। तो ये देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। लिखिए, लिखिए इसमें, देखिए, रोम तथा भारत के बीच संपर्क मौर्योत्तर काल से ही स्थापित हो चुका था। प्रारंभ में रोम के साथ
व्यापार, प्रारंभ में रोम के साथ व्यापार स्थल मार्ग द्वारा होता था, स्थल मार्ग द्वारा होता था। किंतु बाद में जल मार्ग द्वारा व्यापार भी प्रारंभ हो गया, जल मार्ग द्वारा व्यापार भी प्रारंभ हो गया। नया पॉइंट लिखिए, रोम के साथ जिन वस्तुओं का व्यापार होता था उनमें रेशमी वस्त्र का व्यापार सबसे महत्वपूर्ण था। रेशमी वस्त्र का व्यापार सबसे उन्नत था या महत्वपूर्ण था, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो रेशम का व्यापार था वो बड़े ही अच्छे ढंग से, और रेशम के कपड़े बनते तो वस्त्र बनाए जाते थे और बेचे जाते थे। कच्चा रेशम भारत से जाता था वहां, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत ही फेमस रहा है हालांकि मूरोत्तर काल में व्यापार। देखिए, कुषाण साम्राज्य के अधीन भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रथम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना हुई। कुषाण कहां से आए थे? चीन से आए थे, ठीक है। हाँ, तो वहां अब उनके भारत में आने से क्या हुआ, चीन के साथ भारत का व्यापार एकदम पुष्ट हो गया। अभी तो रोम के साथ में था। तो लिखिए आगे, जिससे चीनी रेशम व्यापार का मार्ग, चीनी रेशम व्यापार का मार्ग भारत से जुड़ गया, भारत से जुड़ गया। ठीक है, नई लाइन से लिखिएगा, इंडो रोमन व्यापार का सर्वाधिक लाभ सातवाहनों के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक लाभ सातवाहनों के शासनकाल में हुआ। नई लाइन से लिखिए, रोम भारत को शराब, तांबा कौमा रांगा नाम देखा? रांगा सुना है? रांगा क्या होता है? रांगा धातु है। बेटरा देखा? बेटरे में जो चिमटी जिसमें लगाते हैं वो रांगे की ही बनी होती है, रांगा। टेम्परेचर पे गलाओ तो पिघल जाता है आसानी से। गांव में पैसे खेलते थे, पैसे एक गिट्टी से बनाते थे, वो रांगे की बनाते थे सब। तो उससे क्या होता है, जैसे गोली खेले, गोली कंचा, जैसे कंचा खेलते हैं ऐसे रुपए खेले जाते हैं। जैसे गिल्टी के रुपए हैं, और जैसे कहा कि चलो दो लोग खेलने वाले हैं, जैसे हम हैं तुम हो, लोग 5-5 रुपए खेलते हैं, तो 5 तुमने डाले, 5 हमने डाले, 10 हो गए। फिर एक ऐसे दूर पर एक गड्ढा बना करके यहाँ से रुपए ऐसे फेंकते हैं, और फिर उसको जिससे मारते हैं ना, वो कहे, दूसरा कहेगी इस वाले मारो। अगर तुमने निशाना लगा के उस पर मार दिया तो वो तुम जीत गए, नहीं मारा तो फिर उसकी चाल आएगी, वो चलेगा दोबारा से। तो जिससे वो मारते हैं उसको, ठीक है, तो उसको वो रांगा धातु होती उससे बनाते थे। जैसे रांगा गर्म कर लिया, टेम्परेचर पे बड़ी आग पे खुलाया उसको, और किसी जैसे गुलाई का कोई सांचा है, कोई सर्किल है, और उसमें भर दिया रांगा, उसके बाद उसको हटा दिया ऊपर की परत को, बन जाता था। फिर वो खेलने के काम में आता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। लेकिन धातु है, तो आपने लिखा
क्या क्या लिखा आपने? तांबा, रांगा, सीसा, दवाएं आदि निर्यात करता था। इसी में लिखे भारत रोम को रेशमी वस्त्र, भारत रोम को रेशमी वस्त्र, मलमल, चीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च आदि गरम मसाले निर्यात करता था। ठीक है, तो ये निर्यात करने वाली वस्तुएं थी जिनका आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो व्यापार है। लिखिए, आगे लिखिए। विदेशी भारतीय मसालों के लिए, भारतीय मसालों के लिए एक बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए तैयार रहते थे, एक बड़ी धनराशि खर्च करने के लिए तैयार रहते थे। रोम के बने सोने व चांदी के अनेक सिक्के, रोम में बने सोने व चांदी के अनेक सिक्के भारत के कोयम्बटूर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, भारत के कोयम्बटूर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिक्कों के माध्यम से, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सिक्कों के माध्यम से व्यापार होता था, सिक्कों के माध्यम से व्यापार होता था, से व्यापार होता था। अभी है इसमें बहुत सारा है, मैं आज नहीं कराऊंगा, कल कराता हूँ। ठीक है, कल ये पूरा हो जाएगा मोर उत्तर कार्य।